प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के सेक्शन 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4 जो है वो प्रोसीडिंग्स जो प्रोसीजर है इंक्वायरी का उस हवाले से कि इंक्वायरी कमेटी जो अंडर सेक्शन 3 के तहत कंस्टिट्यूट की गई है उसकी क्या प्रोसीडिंग्स होगी, वो कैसे प्रोसीड करेगी इस केस को, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी के पास सबमिट कराता है तो इंक्वायरी कमेटी विद इन 3 days के अंदर it will communicate to the accused the charges and statements of allegations। वो accused को तमाम तक चार्जेस और एलिगेशन जो उसके ऊपर लगाए गए हैं कंप्लेनेंट की तरफ से वो उसको कम्युनिकेट करेगी। उसमें उसे बताया जाएगा कि फलां पर्सन जो है उसने आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशंस लगाए हैं, तो वो उसको कम्युनिकेट करना लाजमी है। इसके अलावा इसके साथ ही जो एक्यूज्ड है उसको हक दिया जाए कि वो विद इन 7 days के अंदर अपना रिटन डिफेंस इंक्वायरी कमेटी को सबमिट कराएगा। इंक्वायरी कमेटी को जब वो अपना रिटन डिफेंस जमा करा देता है तो इंक्वायरी कमेटी इन द रिटन डिफेंस और जो चार्जेस एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं एक्यूज्ड के ऊपर, तो इनका क्रॉस एग्जामिन करेगी। जितने भी विटनेस हैं इनका क्रॉस एग्जामिन करना लाजमी है। क्रॉस एग्जामिन के बगैर इनकी कोई विटनेस की कोई वक़्त नहीं होती। इस हवाले से इस बात का ख्याल रखना बहुत लाजमी है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड है, ऑडियो वीडियो है, जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्वायरी कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको कॉन्फिडेंशियल रखेगी। जो भी इंक्वायरी कमेटी जब एक्यूज्ड को चार्जेस एलिगेशंस कम्युनिकेट करेगी तो वो भी एक सील्ड एनवेल्प में या सील्ड पैक में उस एनवेल्प में उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। इसी तरह से जब वो रिटन डिफेंस आपको सबमिट कराएगा इंक्वायरी कमेटी को तो ये भी लाजमी है कि वो सील्ड होना चाहिए, ओपन डॉक्यूमेंट्स या फाइल के तौर पर सबमिट नहीं कराएगा, ताकि तमाम तक जो प्रोसीडिंग्स हैं या एलिगेशंस हैं या जो प्रोसेस है, जो केस है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके। इस दौरान अगर इंक्वायरी कमेटी इस दौरान समझती है कि कोई एक ऑफिसर जो उस डिपार्टमेंट्स में से है, उस इंस्टीट्यूशन में से होगा, इंक्वायरी कमेटी उसको नॉमिनेट कर सकती है टू प्रोवाइड एडवाइस एंड असिस्टेंस टू ईच पार्टी। दोनों पार्टियों को एडवाइस और असिस्टेंस जो दोनों के दरमियान बहम मुफाहमत के तौर पे काम करेगा, कोई भी ऐसा पर्सन उसे नॉमिनेट कर सकती है। एक तरफ से तो ये है जैसे कोई ऑफिसर नॉमिनेट कर दिया जाता है, दूसरी तरफ ये है कि एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट को भी हक हासिल है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव पेश कर सकते हैं। CBA रिप्रेजेंटेटिव, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट अंडर क्लास C ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 के तहत वो CBA अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं कमेटी को। वो CBA जो है उनका फ्रेंड भी हो सकता है, कोलीग भी हो सकता है, कोई ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स के अंदर से भी हो सकता है, आउटसाइड द डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई लॉयर भी हो सकता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी पेश कर सकते हैं। इसी तरह से जब कोई इंक्वायरी कमेटी ये समझती है कि जो इल्ज़ामात एक्यूज पर लगाए गए हैं फॉल्स हैं, मेलाफाइड हैं, अटेंशंस हैं, तो इसके तहत इंक्वायरी कमेटी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब उसके सामने डिक्लेयर हो जाए कि तमाम तक इल्ज़ामात जो एक्यूज पे लगाए गए हैं वो गलत हैं,
तो इंक्वायरी कमेटी डायरेक्ट उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकती। ना तो विटनेस के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी इंक्वायरी कमेटी, ना कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ लेगी। हाँ, अगर वो चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए तो वो अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 के तहत अपनी रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट सबमिट करेगी एम्बर्स पर्सन को। तो एम्बर्स पर्सन इसको इंक्वायर करेंगे मैटर को, इसको इंक्वायर करने के बाद वो एक्शन ले सकते हैं कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ और विटनेस के ख़िलाफ़। ताहम इंक्वायरी कमेटी जो है वो डायरेक्ट किसी भी कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ या विटनेस के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगी। इंक्वायरी कमेटी जब कोई मैटर इंक्वायर कर लेती है तो अपनी तमाम तर रीजंस रिकॉर्ड करेगी। रीजंस की बेस पे, उस केस के रीजंस की बेस पे फाइंडिंग्स नोट किए जाएंगे। फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन विद इन 30 डेज ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कराने की पाबंद है। जब इंक्वायर मैटर हो चुका है और इस दौरान कमेटी ये समझती है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, तो वो अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4 के तहत एक्यूज्ड के खिलाफ माइनर या मेजर पेनल्टीज इम्पोज कर सकती है। तो पेनल्टीज हैं, एक या एक से ज़्यादा भी इम्पोज की जा सकती हैं। अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 4 के तहत जब रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन पेनल्टीज को विद इन 1 वीक के अंदर इम्पोज करेगी। इंक्वायरी कमेटी उनको रिकमेंड करेगी, फाइंडिंग्स देगी विद इन 30 डेज के अंदर, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको इम्पोज करेगी विद इन 7 डेज के अंदर, विद इन 1 वीक के अंदर जो है, जो वो तमाम तर पेनल्टी जो अंडर सब सेक्शन 4 के तहत उस एक्यूज पे इम्पोज की गई हैं, रिकमेंड की गई हैं, वो इम्पोज करेगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस केस को दोबारा एग्जामिन करेगी, प्रॉपर उसको चेक कर सकती है और इनकी पेनल्टीज में जो है वो कम या ज़्यादा भी की जा सकती हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर इंक्वायरी कमेटी ये समझती है कि जो इसका कंप्लेनेंट का है मेडिकल एग्जामिन करना लाजमी है, इसका एग्जामिन होना चाहिए हरासमेंट के बाद, तो ये अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 के तहत किसी ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से उसका एग्जामिन करा सकती है। एग्जामिन कराने के बाद उसको सोशल काउंसलिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करेगी, उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की पाबंद है। इसके अलावा अगर वो इंक्वायरी कमेटी समझती है कि इसको मेडिकल बेस्ड पे मेडिकल लीव दी जानी चाहिए तो वो भी लीव जो है वो अप्रूवल दी जाएगी, लीव भी रिकमेंड की जाएगी, सैंक्शन होगी। ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा है अगर वो समझता है कि इस केस के दौरान कंप्लेनेंट की किसी किस्म की सैलरी या कोई चीज़ डैमेज या फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो उसको कंपेंसेशन करने का पाबंद होगा। ये थी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या सबमिट होगा, इसकी कौन सी इसकी बाउंड्रीज़ हैं, क्या एक्शन ले सकती है, किस चीज़ का बातों का ख्याल रखना लाजमी है इंक्वायरी कमेटी का, ये आज हमने इस पे डिस्कस किया।